तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर ponydo_x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते हैं उसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो करते हैं और उससे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें बहुत बार पूछा गया था कॉमन एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उसको हम लोग कवर करेंगे और कंप्लीट आंसर को देखेंगे और डायग्राम के साथ समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है कि एक्टिविटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो फॉलो करता है 7 मार्क्स में। तो इसका क्वेश्चन पूछा है कि इनुमरेट द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉमन ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ऑल्सो लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, यानी इसमें क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि जितने भी ऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसको क्या करना है, एक्टिविटीज़ को बताना है और उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस में उसको लिस्ट आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि कॉमन एक्टिविटीज़ क्या है, इसी को यूनिवर्सल भी बोलते हैं। तो ऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ मेथोडोलॉजी शेयर दिस 4 फंडामेंटल एक्टिविटीज़। यानी जो अपना सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब ही होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी फॉलो किए जाने वाले स्टेप्स बाय स्टेप एक्टिविटीज़ को सेट करना, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर का कॉमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का कॉमन एक्टिविटीज़ उसे बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आपके चाहे मान चलिए हम लोग वाटरफॉल मॉडल आगे पढ़ने वाले हैं, या स्पाइरल मॉडल हो, अजाइले हो, या रेड मॉडल हो, जिसे भी यूज करें। ठीक है, सभी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, जितने भी आप अभी तक आप पढ़िएगा नेक्स्ट वीडियो में, सभी में 4 आपको मेन कॉमन एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कॉमन एक्टिविटीज़ के अंदर से हम लोग जानेंगे सभी को डिटेल में। अब देखिए, सबसे पहले आता है कि आपको 4 फंडामेंटल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में आपको बोलता है कि डिफाइनिंग व्हाट सिस्टम शुड डू, गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ स्टेक होल्डर। ठीक है, इसके आउटपुट में क्या होता है कि SRS डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब इसको समझते हैं इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट आपका आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसका मतलब कस्टमर से इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें बोलता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन होता है कि सॉफ्टवेयर की पर्पस किसके लिए आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, कितने यूजर्स आप यूज करेंगे, उसमें यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, फिर सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, फिर रिपोर्ट्स जनरेट होंगी या नहीं होंगी, ये आपका आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। ठीक है, सेकेंड इसका पॉइंट रहता है स्पेसिफिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में होता है कि कलेक्टेड जो आपका जो कलेक्ट किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को, उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें चेक किया जाता है कि रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिकल है या नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड है कि नहीं, टाइम और कॉस्ट कितनी लगेंगी, मतलब जितना समय कितना लग सकता है और उसमें पैसे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाला उसमें ऐसा रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो ये आपके आते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, ये भी आपका स्पेसिफिकेशन का सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपका आता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि सभी रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन आप सिंपल वे में समझे तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसको लिखा जाता है कि उसमें क्या क्या हम लोग को लगेंगे और क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं और कैसे बनेगा, तो उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोले तो SRS बोलते हैं। SRS मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी मुझे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अगर बनानी हो, मैंने एग्जांपल पहले भी वीडियो में दिया था, तो सबसे पहले क्या होगा स्पेसिफिकेशन में कि यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, लॉगिन सिस्टम बनेगा, फिर प्रोडक्ट पे सर्च करेंगे, फिर शॉपिंग उसमें कार्ट बनाएंगे बहुत सारे, फिर पेमेंट गेटवे बनाएंगे, फिर ऑर्डर ट्रैकिंग बनाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग SRS डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले डेवलपमेंट टीम को क्लियर डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, फिर फ्यूचर में कन्फ्यूजन कम होती है, और फिर थर्ड पॉइंट होता है कस्टमर को एरर और रिड्यूस कम होते हैं। ठीक है, यानी अगर इम्पोर्टेंस अगर लिखा जाए, अगर इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डेवलपमेंट जो हो, जो भी टीम आपका डेवलपमेंट कर रही है सॉफ्टवेयर को, क्या हो, उसका क्लियर डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका है क्लियर डायरेक्शन के बाद फ्यूचर कन्फ्यूजन क्या हो, लेस हो, यानी लेस फ्यूचर कन्फ्यूजन। ठीक है,
कि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं हो। थर्ड पॉइंट है आपका कोस्ट और एरर रिड्यूस हो, ठीक है। यानी कोस्ट मतलब जो भी अपने पैसे लगते हैं, कोस्ट एंड एरर्स जो होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में वो क्या हो, रिड्यूस हो, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंस है। ये तो ओवरऑल आपका स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग SRS के बारे में समझ गए, आउटपुट जो अपना मिलता है, ठीक है, वो हो गया। और इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए कि क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है डिजाइनिंग डेवलपमेंट। अब डिजाइनिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन में जो भी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन हुई थी, ठीक है, उनको एक्चुअल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना, उसे ही हम लोग डेवलपमेंट फेज कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब डिजाइनिंग फेज में भी आपको मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनाना है। जैसे बिल्डिंग बनाने के पहले हम लोग उसका मैप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में भी कोडिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग फेज है। अब टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग में मैं बताया आपको कि सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग होता है, ठीक है, फिर डेटाबेस डिजाइनिंग होता है, फिर उसके बाद इंटरफेस डिजाइनिंग होता है, और फिर आपको डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कोडिंग जो अपना, और फिर आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट में भी आपको कौन सा होता है कि जो भी अपना कोड लिखे जाते हैं आपका जावा में, C++ में, उसको डेवलप किया जाता है। अब देखिए इसमें वही लिखा है, ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट्स इनटू द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड राइटिंग द कोड, ठीक है। यानी कोड जो भी सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है उसके सिस्टम को आर्किटेक्ट किया जाता है और कोड लिखने के लिए उसको बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आउटपुट के रूप में आपको डिजाइन एक डॉक्यूमेंट्स टाइप का बनाता है और सोर्स कोड होते हैं, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिजाइनिंग डेवलपमेंट का, सबसे पहले क्या है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर एक मिलता है, ठीक है, इसका यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर एक मिलता है। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या है, ये फर्स्ट हो गया, कोडिंग एरर कम होते हैं, इसमें भी सिमिलर है, और टीम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव, तो आप लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन क्यों जरूरी है, तो इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसका जब बनाना शुरू किया जाता है तो उसको टेस्टिंग या वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसी में लिखा गया है कि चेकिंग इफ सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग फॉर बग्स, जो भी बग्स से हम लोग टेस्ट करते हैं उसको हम लोग रिक्वायरमेंट को देखते हैं, ठीक है। अब वैलिडेशन का अगर सिंपल वे में समझे तो क्या हमें सही सॉफ्टवेयर बनाया है कि नहीं, इसका आंसर वैलिडेशन फेज में ही मिलता है हम लोग को, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्यों वैलिडेशन जरूरी है, तो कोडिंग के टाइम बहुत सारे बग आ सकते हैं। तो एग्जांपल है जैसे रॉन्ग आउटपुट आ जाए, लॉजिकल मतलब लॉगिन फेलियर हो, या पेमेंट एरर हो, ठीक है, या सिस्टम क्रैश हो, ये सभी आपके वैलिडेशन के रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। क्यों किया जाता है, इसके लिए ताकि वैलिडेशन में सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके टेस्ट के थ्रू। तो यही टेस्ट रिपोर्ट अपना मिलता है और बग रिपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब वैलिडेशन में भी मैंने आपको बताया था पहले टाइप्स में कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में आपको सबसे पहले आता है कि यूनिट टेस्टिंग, जिसमें स्मॉल मॉड्यूल्स में टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में टुगेदर मतलब एक साथ आपको टेस्ट करना होता है। फिर सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है, इसमें प्योर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसमें कस्टमर को चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या सॉफ्टवेयर मेरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है। ये सभी आपके मतलब टेस्टिंग के टाइप है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या हुआ, वैलिडेशन जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, तो क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, जैसे कि उसका लेवल बढ़ जाता है कि हाँ वो सेटिस्फाई है, और सॉफ्टवेयर रिलायबल बनता है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल हो जाता है। अब लास्ट आपका आता है इसमें फेज जो कि है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के बाद यूजर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई किया जा सके या इवेल्युएट किया जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। मान लीजिए उसको मन है कि आगे चल के मेरे को उसमें ऑडियो और वीडियो कॉल, मैंने व्हाट्सएप के एग्जांपल दिया था, ऑडियो और वीडियो कॉल ऐड करना चाहता है, या उसमें अपना एक फॉलोअर क्रिएट करना चाहता है, जिससे सब कोई उसको एक चैनल बनाना चाह रहा है, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर में, तो सभी लोग आप उसमें चैनल बना सकते हैं। तो ये आपका इवेल्युएशन के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू मीट द चेंजिंग यूजर नीड आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, यानी डिप्लॉयमेंट के बाद जो भी यूजर को नीड होगा उसको क्या करके मॉडिफाई किया जा सके उस सॉफ्टवेयर में। यानी इसको सिंपल में आउटपुट में क्या मिलेगा, अपडेटेड वर्जन मिलेगा, जिसको अपडेट आपको कोई भी आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें देखते हैं वर्जन 3.14 जैसे पाइथन में आता है, या
आपके जावा में अलग वर्जन आते हैं, ठीक है, जिसको JVM का वर्जन बोलते हैं, ठीक है, वो सभी हो गए। C++ में आपको ऑनलाइन जो MinGW का कंपाइलर है और प्लस में C++ का जो अपना मेन विजुअल स्टूडियो कोड है उसका भी वर्जन अपडेटेड होता रहता है। तो ये सभी हो गया जिसको अपडेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया ओवरऑल अप्रोच। अब इसके एक्टिविटीज़ कैसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपका जो स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग बात किए, फिर डेवलपमेंट के बारे में बात किए, फिर वैलिडेशन बात किए, फिर इवेल्युएशन के बारे में बात किए, ठीक है। अब ये तो सभी आपके चार आपके मेजर कोई भी आप प्रोसेस मॉडल आप बात कर रहे थे, ये चारों आपके कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी मॉडल के बारे में बात करें, चारों आपको लगभग आपको सिमिलर आते ही आते हैं, ठीक है। ये सभी तो आपको लिखना ही है। अब मेन आपका है कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या होते हैं, यानी इसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी प्रोसेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड इजी टू अंडरस्टैंड बाय ऑल टीम मेंबर, यानी प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ताकि हर टीम मेंबर को इजीली समझ जा सके। अब एग्जांपल के थ्रू अब मान चलिए समझते हैं कि अगर डेवलपमेंट स्टेप क्लियर नहीं होंगे तो डेवलपर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बेनिफिट्स इससे क्या होंगे कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपस में जो भी टीम अपना बना रही है सॉफ्टवेयर को उसका कम्युनिकेशन क्या होगा, इंप्रूव होते रहेगा। एरर उसमें क्या होगा, रिड्यूस होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें एरर क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। फिर ट्रेनिंग ईजी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या होता है कि ईच फेज शुड हैव विजिबल आउटकम्स एंड माइलस्टोन सो प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, यानी इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को इजीली मेजर होनी चाहिए, ठीक है। अब मान चलिए एग्जांपल के थ्रू अगर रिक्वायरमेंट 100% हो, डिजाइनिंग 80% हो और कोडिंग हमारा 60% हो और फिर टेस्टिंग अपना 30% हो, तो मैनेजर इजीली ट्रैक कर सकता है कि हाँ कि कौन सा किस में हमारा मतलब विजिबिलिटी जरूरत है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि बेटर उसमें मॉनिटरिंग किया जाता है कि 30% को पहले अपना टेस्ट और बढ़ाया जाए, ठीक है, और बेटर प्लानिंग किया जा सके कि और बेटर कैसे किया जा सकता है, और डिले डिटेक्शन, यानी जो भी डिटेक्ट हो रहा है उसको डिले किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका फीचर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्टेबिलिटी, यानी सपोर्टेबिलिटी मतलब आपको आसान में बोला जाए तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस को प्रॉपर टूल्स का सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए हम लोग एग्जांपल है गिट जो हम लोग यूज करते हैं, जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें गिट में अपना सॉफ्टवेयर एक प्रकार का होता है जिसको गिटहब पे पुश करते हैं, ठीक है। या विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड बनाते हैं, या जीरा बनाते हैं, जीरा भी एक प्रकार का आपका टूल्स ही है जिसमें अपना प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है। और इस तरह के जितने भी केस टूल होते हैं उन सबसे हम लोग को बेनिफिट ये मिलता है कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऑटोमेशन पॉसिबल होता है, और डॉक्यूमेंटेशन अपना जो भी डॉक्यूमेंट करते हैं वो इजीली अपना होता है, ठीक है, इजी होता है। तो ये सभी सपोर्टेबिलिटी मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए VS कोड का हम एग्जांपल इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं केस टूल में या IDE जो भी यूज करते हैं उसमें हम लोग कोडिंग लिखते हैं और बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो हम लोग को ईजिली सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब एक्सेप्टेबिलिटी, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस प्रैक्टिकल और इजी होना चाहिए ताकि डेवलपर जो भी उससे मतलब विंगली फॉलो कर सके, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि डेवलपर मस्ट बी एक्सेप्टेड प्रोसेस करेक्ट द देयर वर्क्स। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि टीम का कोऑपरेशन होगा, बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा और लेस रेजिस्टेंस होगा। तो मान से एग्जांपल के थ्रू अगर कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मान के प्रोसेस को टीम फॉलो नहीं करेगी तो ये आपके इसके बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रिलायबिलिटी। इसमें शुड बी एबल टू रिकवर ए फेलियर विदाउट लूजिंग इंपोर्टेंट डेटा, यानी रिलायबिलिटी को हम लोग डिपेंडेंटेबिलिटी भी बोलते हैं, यानी डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है प्रोसेस कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी पे सॉफ्टवेयर को क्या करता है प्रोड्यूस करता है। अब इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं कि यूजर का जो भी ट्रस्ट होता है वो बढ़ने लगता है, और स्टेबल जो अपना सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, बेटर क्वालिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रोबस्टनेस, हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है, यानी मस्ट बी हैंडल अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स एंड कंटिन्यू फंक्शन, जो भी फंक्शनिंग है उसको कंटिन्यू किया जाता है। यानी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी आपको प्रोसेस इफेक्टिव रहे, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं रोबस्टनेस का यूज करते हैं, ठीक है। इसका फीचर्स होता है। अब इससे बेनिफिट्स क्या होता है, रिस्क को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, बेटर स्टेबिलिटी इससे भी मिलता है, और फेलियर रिकवरी का चांस बहुत मतलब कम रहता है। अब नेक्स्ट आपका है मेंटेनेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपेबल टू इवॉल्विंग टू मीट न्यू ऑर्गेनाइजेशन या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है।
यानी सॉफ्टवेयर फ्यूचर्स चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर सके। यानी इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि जो भी कॉस्ट अपना हो रहा है उसको मेंटेनेंस किया जाए, ठीक है, यानी कॉस्ट को अपना कम किया जाए। यानी इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि जो भी अपना कॉस्ट लग रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है, यानी मेंटेन किया जाए। और फिर नेक्स्ट में आपका लॉन्ग सॉफ्टवेयर लाइफ हो, ठीक है, तो ये मेंटेनेबिलिटी का काम है। अब देखिए रैपिडिटी में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को क्विकली और डेवलप और डिलीवर करना होता है, ठीक है, तो ये रैपिडिटी होता है। ये सभी आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस से क्या होते हैं, मतलब फीचर्स होते हैं, ठीक है। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं रैपिडिटी से कि फास्टर रिलीज होता है सॉफ्टवेयर, अपना क्विक फीडबैक मिलता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल आपके 8 पॉइंट्स को हम लोग कवर किए। सबसे पहले अपना हम लोग अंडरस्टैंडेबिलिटी को कवर किए, फिर विजिबिलिटी, फिर सपोर्टेबिलिटी, फिर एक्सेप्टेबिलिटी, फिर उसका रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस और मेंटेनेबिलिटी और रैपिडिटी। ये आपको मतलब शॉर्ट में अगर यूज करना हो तो ये मैंने टिप दे दिया है, UVSARMR, ठीक है। यू से मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी, V से आपका विजिबिलिटी, S से सपोर्टेबिलिटी, A से आपको एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, R से, M से मेंटेनेबिलिटी और R से रैपिडिटी। ये आपके ट्रिक हो गए, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।